नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो नई ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, एसीएफ के लिए। एसीएफ में इसमें हम जो है एसीएफ का जो बॉटनी का जो सिलेबस है आपका, वो यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे साथ बने रहेंगे इसमें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर एसीएफ का जो बॉटनी का सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमारा टॉपिक है इस बार। एसीएफ का जो हमने आप अगर सिलेबस देखोगे तो आपको मिलेगा इसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा है वायरस। वायरस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि आप जो थंबनेल में देख चुके हैं, और थंबनेल को देख के ही आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए वायरस जो है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो आज का वो क्या है, वायरस है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपको जो है टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली, क्योंकि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अब क्योंकि पेपर जो है थोड़ा डिले हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि अब आप लोगों को कुछ जो है इम्पोर्टेंट टिप्स दे दिए जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप उसी श्रृंखला में ये जो है सीरीज हम लेके आए हैं, लॉन्च की है। तो अच्छी रेस्पॉन्स के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छे से रेस्पॉन्स देते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ते हैं। बाकी पहले तो मैं उन 14,000 लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि मुझसे रेगुलरली टच में हैं। ठीक है, बिना किसी वीडियो के वो मेरे साथ बने हुए हैं इस एग्ज़ाम ए टू जेड चैनल पर। और दूसरी चीज़, अब जो है ये सीरीज़ रेगुलर लगातार डेली आपको एक वीडियो मिलेगा इस एसीएफ का, जो होगा जूलॉजी और बॉटनी का। तो उसी सीरीज में, उसी क्रम में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया एसीएफ का ये बॉटनी का सिलेबस। और उसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपका वायरस वाला। ठीक है, तो इस वायरस की हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देखिए जो वायरस होता है, इस वायरस को लेटिन में क्या कहा जाता है, लेटिन में ये क्वेश्चन आ जाता है। वायरस को लेटिन में कहा जाता है वायोस। क्या कहा जाता है भाई, वायोस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वायोस। वायोस का अर्थ क्या होता है, वायोस का अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है, ये इस जगह पर चलने में समस्या क्यों कर रहा है भाई। वायरस का अर्थ होता है, वायोस का अर्थ होता है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है, वायोस का अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है, पॉइजनस, पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, पॉइजनस फ्लूइड होता है। किसका अर्थ होता है, वायोस का अर्थ। वायोस को हिंदी में बोला जाता है, सॉरी इंग्लिश में बोला जाता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि जहरीला जो है द्रव्य पदार्थ। ठीक है, और लेटिन भाषा में इसे कहा जाता है वायोस। किसको कहा जाता है, वायरस को। दो चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जो वायरस होता है, वायरस की जो स्टडी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, सिंपल से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वायरस की स्टडी कहलाती है वायरोलॉजी। क्या कहलाती है भाई, वायरोलॉजी। और जो वायरस की स्टडी करता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजिस्ट। ठीक है, वायरोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि वायरोलॉजी यानी कि वायरस विज्ञान। ठीक है, विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, विषाणु विज्ञान। ठीक है, विषाणु विज्ञान कहा जाएगा वायरोलॉजी। और वायरोलॉजिस्ट क्या होगा, विषाणु वैज्ञानिक। क्या कहलाएगा वो, विषाणु वैज्ञानिक। देखो मैं हिंदी और दोनों, विषाणु वैज्ञानिक। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम यहाँ पर जो है चीज़ों को जाने, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो तो डायरेक्ट आए हैं, कहाँ से आए हैं, डायरेक्ट वो आए हैं अपना बीएससी स्टार्ट, बीएससी पास करके, या अभी पास आउट नहीं हुए हैं। ठीक है, और राजस्थान में क्या है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, तो उसी लिए मैं दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर कंबाइंडली आपको बताता रहूँगा जब जब मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, तो विषाणु विज्ञान और विषाणु वैज्ञानिक, समझ में आया बात। विषाणु वैज्ञानिक कौन है, जो कि वायरोलॉजिस्ट है ना। वायरोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, विषाणु वैज्ञानिक कहलाता है। और वायरोलॉजी क्या कहलाता है, विषाणु विज्ञान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, अच्छा अभी हमसे पूछ लिया जाता है कि जो वायरस है उसकी खोज किसने की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, डिस्कवरी करने वाला। ठीक है ना, डिस्कवरी जो है वायरस की वो किसने की। तो वायरस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ये बात इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है आपको। ये की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने किसने की थी, इवानोवस्की ने। पूरा नाम है इसका डीजे, डीजे
इवानोवस्की। क्या है भाई इसका पूरा नाम? डीजे इवानोवस्की। ठीक है, डीजे इवानोवस्की ने सबसे पहले जो है वायरस की खोज की थी। ठीक है, कब की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो ये की थी 1892 के अंदर। किसमें की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखना है हमें, टोबैको मोज़ेक वायरस में की थी। किसमें की थी भाई? टोबैको मोज़ेक वायरस में की थी। ये सिंपल सी बातें हैं और बहुत सी बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको ज़्यादा सिंपल भी नहीं समझे। ठीक है ना, क्योंकि पेपर जो है बेसिक पैटर्न के होते हैं और हमें दिक्कत दे देते हैं, क्योंकि हमें भूल जाते हैं, हम चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो ये गलत हो जाते हैं हमारे आंसर। ठीक है, तो ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद में एक साइंटिस्ट वो आया, इससे पहले किससे पहले? डीजे इवानोवस्की से पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एडोल्फ मेयर। क्या नाम था भाई? एडोल्फ मेयर। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एडोल्फ मेयर। ठीक है ना, एडोल्फ मेयर। इसने सबसे पहले ये बताया कि ये जो वायरस होता है ना, ये वायरस होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड, यानी कि संक्रामक तरल द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है ये? संक्रामक तरल द्रव्य होता है। इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस को हिंदी में बोलते हैं हम संक्रामक नेचर का होता है, संक्रामक प्रकृति का ये जो है वायरस होता है। किस प्रकृति का होता है ये? संक्रामक प्रकृति का होता है। दिख नहीं रहा थोड़ा सा? संक्रामक प्रकृति का जो है ये वायरस होता है। ठीक है, अभी आप नोट कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ इससे आगे। ठीक है, संक्रामक प्रकृति का जो है वायरस होता है। अब ये जो संक्रामक प्रकृति होती है इसकी, इसकी वजह से ये इसका नाम जो है वायरस पड़ा हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही घातक और संक्रामक प्रकृति का ये वायरस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसकी, तो एक साइंटिस्ट हुआ बेजरिंग। कौन सा साइंटिस्ट हुआ भाई? बेजेरिंग। याद रखना है, ये साइंटिस्ट हुआ बेजरिंग। इसने क्या किया? इसने बताया, इसका नाम, एक स्पेसिफिक नाम बताया इसे, जो है कंटेजियम। ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसने कहा है वायरस को? कंटेजियम वाइवम, कंटेजियम वाइवम और फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये सबसे पहले किसने कहा है? तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये सबसे पहले कहने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? बेजरिंग। ठीक है, और ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है इसका मतलब क्या होता है? अगर इसकी बात करें हम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संक्रामक तरल द्रव्य पदार्थ। क्या होता है इसका मतलब हिंदी में? संक्रामक तरल द्रव्य। ठीक है, संक्रामक तरल द्रव्य, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो थोड़ा सा जीवित, संक्रामक जीवित तरल द्रव्य, ये जीवित भी है, वाइवम का मतलब यहाँ पर क्या है? जीवित है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में इस तरह का अर्थ होता है इसका, संक्रामक जीवित तरल द्रव्य। ठीक है, आधा जीवित होता है, आधा मरा हुआ होता है, तो इस तरह का नाम है इसका। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद मैंने ही किया है। ठीक है, इसका कोई हिंदी अनुवाद है नहीं वैसे। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये नाम, इसी नाम को इसी रूप में याद रखना है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम के रूप में। ठीक है, किसने कहा? बेजरिंग ने। अब एक और जो वायरस होता है, कभी कभी वायरस और बैक्टीरियोफेज में काफ़ी जो है वो समानताएं हैं। वायरस और बैक्टीरियोफेज एक ही है, काफ़ी क्या समानता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वायरस क्या होता है? वायरस जो है वो ज़्यादातर पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों को, इनको इन्फेक्ट करता है, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं, इतना सा अंतर। बाकी स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे, संरचनाओं में देखेंगे तो काफ़ी समानताएं लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज है, वो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी है वो किसने की? तो वो डिस्कवरी करने वाला था डी हेरले। कौन था भाई? डी हेरले था। कौन था भाई? डी हेरले, ध्यान रखना है। ठीक है, डी हेरले। बैक्टीरियोफेज का अगर डायग्राम की हम बात करें यहाँ पर, तो ये इस तरह का बैक्टीरियोफेज का जो है चित्र होता है। कभी कभी आपने देखा हुआ है, इसके अंदर कहीं पर भी बना हुआ है इस तरह का डायग्राम, अगर आपने देखा है तो ये बैक्टीरियोफेज है। और इसकी जो खोज करने वाला था वो कौन था? डी हेरले था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो एक साइंटिस्ट हुआ था, याद हो आपको, स्टेनले। कौन साइंटिस्ट है वो? स्टेनली। इस साइंटिस्ट का नाम बहुत सी बार पूछा गया, स्टेनली का।
स्टेनले ने क्या किया है, टोबैको मोजेक वायरस जो है, टोबैको मोजेक वायरस, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया है। इसका क्या किया है भाई, क्रिस्टलाइजेशन किया है। क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं, क्रिस्टलीकरण, ठीक है ना। टोबैको मोजेक वायरस का क्या किया है, इसने क्रिस्टलीकरण किया है। क्या किया है भाई, क्रिस्टलीकरण किया है, दिख रहा है, क्रिस्टलीकरण किया है टोबैको मोजेक वायरस का। किसने किया है, स्टेनले ने किया, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि वो नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जिन्होंने तंबाकू वायरस का, टोबैको मोजेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया है, यानी कि क्रिस्टलीकरण किया है, कौन है वो, तो कौन है वो, स्टेनले, ठीक है, याद रखना। इन्होंने क्या किया है, एक चीज और इन्होंने खोजी थी इसके अंदर, इन्होंने खोजा था ये जो वायरस है, इस वायरस में एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि ये जो वायरस होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के होते हैं, प्रोटीनियस, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं वायरस। वायरस किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये वाली बात भी किसने बताई है हमें, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू स्टेनले ने बताई, ठीक है ना, कि जो वायरस होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जाता है जनरल एग्जाम्स के अंदर, क्या पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन किसने किया है, लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीनियस नेचर को बताने वाला, वायरस की प्रोटीनियस नेचर को बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो वो कौन है, स्टेनले। देखो मैं डिस्कवरी के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, आप कहोगे यार डिस्कवरी कौन याद रखता है जिंदगी को, है ना, इसको याद रखने का फायदा क्या है, अगर इसको याद भी रख लेंगे तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा राइट हो जाएगा, इतना सारा खोपड़ा खपाने की कहाँ जरूरत है। लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना इन चीज़ों को, डिस्कवरी को, तो पीछे आने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सरल हो जाती, सिंपल हो जाती, इसलिए इनको पढ़ना और इनको याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक, चलिए, तो ये हो गई बात हमारी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुआ ब्रेन, दो साइंटिस्ट थे ये, एक का नाम है ब्रेन, ठीक है, ब्रायनी बोल सकते हो आप इसको, ब्रायनी, और पियरी, पियरे या पियरी, ब्रायनी और पियरी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने वायरस के अंदर, किसके अंदर, टोबैको मोजेक वायरस में, टोबैको मोजेक वायरस में ये बताया है कि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सब गलती करते हैं, सब क्या गलती करते हैं, सोचते हैं अरे यार वायरस में आरएनए होता है, आरएनए होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब डीएनए होता होगा, ठीक है ना। टोबैको मोजेक वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, टोबैको मोजेक वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है भाई, वो है आरएनए, क्या है, आरएनए। डीएनए इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, क्या होता है इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ, आरएनए होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको हम रिप्लेस कर देते हैं, दिखने में सिंपल दिखती है लेकिन आंसर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ब्राइन और पियारी ने, पियारी, पियारी बोल सकते हो आप, पायरी बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रेन, ब्राइनी और पियारी, इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस के अंदर ये बताया है कि इसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए की उपस्थिति को उन्होंने बताया, याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी डिस्कवरी वाली बात। अब इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़े से आप उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो कैरेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब इसके जो लक्षण हैं किस तरह के होते हैं, किस तरह का ये दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो वायरस जो होता है वो, आपको सबको पता है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव, ठीक है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है भाई, ये सजीव और निर्जीव के बीच की है योजक कड़ी, ठीक है ना। सजीव और जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव, ठीक है, निर्जीव, इनके बीच की क्या है ये योजिक कड़ी, योजक कड़ी, इनको जोड़ने वाली योजक कड़ी, यानी कि लाइव और नॉन लिविंग, लिविंग और जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी है। दोनों भाषाओं में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में, किसी भी भाषा में आप समझते हो, हिंदी में समझते हो तो ठीक है, इंग्लिश में समझते हो तो ठीक है। तो ये
इसका जो कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, एक कनेक्टिव लिंक होता है, यानी कि योजक कड़ी होती है। ठीक है, अगर देखा जाए ऐसा क्यों होता है इसका, क्योंकि ये जो जीवित कोशिकाएं होती है उनके अंदर जाने पर तो जीवित हो जाता है, और जब ये बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है। शरीर के अंदर जब तक प्रवेश नहीं करेगा, जाएगा नहीं, तब तक ये क्या रहेगा, निर्जीव अवस्था में रहेगा। और अगर एक बार ये प्रवेश करके अंदर चला गया तो फिर ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। ठीक है ना। और ये प्रवेश क्या करता है, इसका इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो इसके अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, वो जब एंटर कर जाता है किसी सेल के अंदर तो फिर वहां जाकर वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक तरीके से इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है ये, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है भाई, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर अंतः कोशिकीय अविकल्पी परजीवी होता है। हिंदी में बोलेंगे इसको अंतः कोशिकीय अविकल्पी। ठीक है, अविकल्पी परजीवी होता है, अंतः कोशिकीय अविकल्पी परजीवी होता है। अंतः कोशिकीय अविकल्पी परजीवी का मतलब कि जब ये कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा तभी जाकर ये जीवित हो पाएगा, यानी कि परजीवी का रूप लेगा। जब तक ये कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा, अंतः कोशिकीय मतलब जब तक ये अंतर अंतर कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये जीवित नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है अंतः कोशिक अविकल्पी, मतलब इसका और दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसके पास में जीवित होने का। ठीक है, और परजीवी तो है इसी, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये जीवन यापन करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि अंतः कोशिकीय अविकल्पी परजीवी। ठीक है, इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। किसके अंदर देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको देखा जा सकता है। आप जनरल माइक्रोस्कोप में इसको नहीं देख सकते। तो किस तरह के माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें इसको नहीं देख सकते, केवल इसका अनुमान लगा सकते हैं, वो भी पेट्री प्लेट के ऊपर। पेट्री प्लेट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेट्री प्लेट है और देख लीजिए, ठीक है, ये पेट्री प्लेट है और इस पेट्री प्लेट में आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर थोड़ी बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो ग्रो कर रखी है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, अगर आप इसके ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराओगे तो यहाँ पर ये जो है सर्कल बन जाएंगे, इस तरह के लेजन जैसे सर्कल बन जाएंगे, बैक्टीरिया को ये नचट कर जाएगा। तब पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, जनरली तो ऐसे देखने के लिए अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसके साइज की बात करें तो बहुत सी बार ये साइज वाला क्वेश्चन बहुत हमेशा कंफ्यूज करता है। साइज की अगर बात करें तो इसका जो साइज होता है वो होता है 100 से लेकर 2000 एंगस्ट्रम तक का। कितने का होता है भाई, 100 से लेकर 2000 एंगस्ट्रम तक का इसका साइज होता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बहुत ही छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरस को किसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा, अल्ट्रा फिल्टर के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो ये अब आप कहोगे यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कैसे पूछ लिया, फिर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरियल फिल्टर जो होता है जिसमें बैक्टीरिया को छाना जाता है उसके द्वारा सेपरेट नहीं होते, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो जब हम बैक्टीरियल फिल्टर को लगाते हैं इसको छानने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने एक जो है यहाँ पर देख लेते हैं, अपन साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, गिलास ले लिया। ठीक है, और इस गिलास में क्या भर दिया आपने, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में इसमें थोड़ा सा वायरस का जो है घोल मिला दिया आपने, मतलब वायरस इसमें अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बैक्टीरियल फिल्टर लिया और इसको इसके ऊपर छाना और नीचे भी आपने इसको सेपरेट करने के लिए कुछ पात्र रख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस मेम्ब्रेन फिल्टर पर नहीं रुकेगा। ये जो वायरस होंगे ये मेम्ब्रेन फिल्टर पर नहीं रुकेंगे, जो इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे वो तो इस मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर रुक जाएंगे, क्योंकि इसका जो पोर साइज होता है 0.2 म्यू एम होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने लग जाता हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। 0.2 म्यू एम होता है इसका साइज। कितना होता है भाई,
0.2 म्यू एम का, किसका, बैक्टीरियल फिल्टर का, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है। अब जब हम इसको छानते हैं तो ये क्या होते हैं, नीचे की तरफ में निकल जाते हैं, यानी कि वायरस भी इसके अंदर आ जाएगा, पानी के साथ साथ वायरस भी आ जाएगा, यानी कि इस बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा हम इसको छान नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना है आपको इसका, कि ये बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते, बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, क्या नहीं किए जा सकते, पृथक नहीं किए जा सकते, पृथक नहीं किए जा सकते, ध्यान रखना है। बैक्टीरियल फिल्टर यानी कि जीवाणु फिल्टर के द्वारा इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द बैक्टीरियल फिल्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है इसका, क्या चीज, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर, वो क्या होता है, देखो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस के अंदर, वो होता है डीएनए या फिर आरएनए, क्या क्या चीज हो सकती है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, क्या हो सकता है, डीएनए या आरएनए। आइए आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिसमें डीएनए और आरएनए की हम बात करेंगे। अगर डीएनए की भी बात करें तो ये या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आरएनए की बात करें तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज्यादातर वायरस में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसी तरह से डीएनए की बात करें तो ज्यादातर वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये कंडीशन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलती है। और ये जो वायरस में जो डीएनए या आरएनए होता है, ये एक ही मिलता है, या तो डीएनए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा, आरएनए जी मिलेगा जी, ठीक है। या तो डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से एक चीज जो है उसका आनुवांशिक पदार्थ है कि दोनों नहीं होंगे। जैसे जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें तो दोनों ही जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए भी होता है और सॉरी मतलब आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है बाकी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन आरएनए भी हमें दूसरी फॉर्म में मिलता है, जैसे राइबोसोम की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, आरआरएनए की फॉर्म में मिल जाता है, टीआरएनए की, एमआरएनए की फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आरएनए मिलेगा वो उसका आनुवांशिक पदार्थ होगा, किसका, वायरस का। समझ में आया बात, कैसे, जैसे ये इसका खोल है, ठीक है, ये इसका कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो आरएनए हो सकता है। अब आरएनए भी कैसा हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो ये इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसा आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, किसके अंदर, वायरस के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वायरस है जिनके अंदर डीएनए भी मिलता है और आरएनए मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों कैसे मिलेंगे, अलग अलग सेपरेट मिलेंगे, या तो डीएनए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं, ज्यादातर जो प्लांट वायरस है, ज्यादातर, ये ध्यान रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है, कि ज्यादातर जो प्लांट वायरस है यानी कि ऐसे वायरस जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, किसके अंदर रोग पैदा करते हैं, पादपों के अंदर, उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है भाई, आरएनए होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है वो, आरएनए होता है, ध्यान रखना है बात, क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। और जो जो एनिमल में रोग पैदा करते हैं, किसके अंदर पैदा करते हैं, एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर जो रोग पैदा करते हैं उनके अंदर ज्यादातर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, क्या होगा भाई, डीएनए, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है कि वायरस जैसे आरएनए है, कोरोना वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देना है, कोरोना वायरस जो चल रहा है अभी, उस कोरोना वायरस में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादातर जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो प्लांट होते हैं उनमें आरएनए होता है और जो एनिमल में इन्फेक्शन करते हैं उनमें डीएनए होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा नहीं होता है। तो अब आपको इसका आंसर देना है कि कोरोना वायरस में जो आरएनए है, सॉरी, कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है या
डीएनए, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आप देंगे। चलिए, तो जेनेटिक मटेरियल की बात होगी कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है। एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो सेल होती है, वायरस की जो सेल्स होती हैं, इन सेल के अंदर जो एंजाइम सिस्टम है, कौन सा सिस्टम भाई, एंजाइम सिस्टम, एंजाइम सिस्टम जो होता है इनके अंदर वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, एंजाइम सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है, मतलब इनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। बिना एंजाइम के ये जीव होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, या ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर एंजाइम एब्सेंट होते हैं, ठीक है, या कोशिका तंत्र नहीं पाया जाता, तो वो क्या होता है, वायरस होता है, ध्यान रखना। तो ये एंजाइम सिस्टम जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता। अब एक क्वेश्चन बहुत ही हमेशा बहुत सी बार आता है कि वायरोन क्या होता है, वीरियोन क्या होता है, क्या चीज, कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या होता है कि वीरियोन क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आता है, वीरियोन क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वीरियोन, वीरियोन जो होता है ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसे कहा जाता है वायरस पार्टिकल। वीरियोन को क्या कहा जाता है भाई, वायरस पार्टिकल कहा जाता है, वायरस पार्टिकल। और ये जो वायरस पार्टिकल है, ये वायरस पार्टिकल जो होता है इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी का होता है। कौन सी प्रॉपर्टी का होता है भाई, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी का, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। वायरस का पार्टिकल है जो कि संक्रमण करता है, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक लक्षण वाला है, संक्रामक क्षमता वाला होता है, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी इसकी होती है, संक्रामकता लिए हुए होता है ये वायरस पार्टिकल, उसे कहा जाता है वीरियोन। अब ये जो वीरियोन है ये ऐसा पार्टिकल है जो संक्रमण कर सकता है, मेरी बात समझ आए, जो संक्रमण फैला सकता है, जो संक्रमण कर सकता है, वो पार्टिकल कहलाता है वीरियोन, ठीक है। और जनरली वो संक्रामक पदार्थ क्या होता है, उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता, वीरियोन क्या है, वायरोन क्या है ना, ये ध्यान रखना, वायरस और वीरियोन में क्या अंतर है, ये चीजें अलग, ठीक है। चलिए, अब आगे अगर हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर खुद इस जो वायरस होता है इसके अंदर खुद का सिस्टम नहीं है, कौन सा सिस्टम, एंजाइम सिस्टम, एंजाइम सिस्टम इसके पास नहीं है, ठीक है। और ये इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी का होते हुए भी ये क्या करता है, ये उस होस्ट की सेल के अंदर एंटर कर जाता है, होस्ट की सेल के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। तो एंजाइम सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट है ऑलरेडी, ठीक है। वायरस पार्टिकल जो है इसका ये इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी का होता है। अब ये जो एंजाइम सिस्टम इसके पास नहीं होने की वजह से, ठीक है ना, इसके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होने की वजह से ये फंक्शनल, जो इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो फंक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ऑटोनॉमी जो होती है इसकी वो एब्सेंट होती है। तो ये क्या करता है, ये होस्ट की मशीनरी को अडॉप्ट कर लेता है, होस्ट की मशीनरी के अंदर जाकर उसको पकड़ लेता है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसीजर को कहा कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी होगी जिसके अंदर आपने सिम्बायोसिस पढ़ा होगा, मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये होता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, यानी कि मजदूर और जो है उसका स्वामी, मजदूर और स्वामी, या आप कह सकते हो स्लेव का मतलब क्या, नौकर, नौकर और स्वामी का रिलेशनशिप होता है। स्वामी कौन है, स्वामी है होस्ट की सेल, और मजदूर कौन है, मजदूर है वायरस, ठीक है। स्वामी कौन है, वायरस, जो होस्ट सेल है वो स्वामी है, और मजदूर कौन है, वायरस है। तो ये एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप किस में मिलता है, तो वो किस में मिलता है, हमें वायरस और होस्ट के अंदर मिलता है। इस तरह का रिलेशनशिप जिसे कहा जाता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है, होस्ट की मशीनरी का उपयोग करता है, उसके अंदर अपने वायरल पार्टिकल का प्रिपरेशन करता है, उनको बनाता है, और बनाकर नए वायरस पार्टिकल को बाहर लेके आता है। तो होस्ट तो क्या है, मास्टर है, क्योंकि उसी का डीएनए जो है ये जो है अपना कंट्रोल करके रखता है। और ये क्या काम करता है, ये करता है स्लेव की तरह, इसको गुलाम बन जाता है, ठीक है ना, गुलाम की तरह वहां पर वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो ये मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर हमने बात की, ठीक है, समझ में आया। रिलेशनशिप मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप किसके अंदर होता है, वायरस और होस्ट की कोशिकाओं के अंदर इस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है जी।
अब इसकी संरचनाओं में थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये जो वायरस होता है, इस वायरस का जो ऊपर का जो भाग होता है इसे कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है इसे? कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड बना होता है किसका? प्रोटीन का। किसका बना होता है भाई? प्रोटीन का बना। थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। कैप्सिड जो होता है ये बना होता है किसका? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है ये इन्फेक्शियस नहीं होता है, मतलब ये हानिकारक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि जो इसका कैप्सिड जो होता है वो अहानिकारक होता है, अहानिकारक होता है, ठीक है ना। जो खोल होता है वायरस का, क्योंकि इसके अंदर जो वीरियोन है या इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो इसका घातक होता है, वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोशिकांग, किसी भी प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ ये चीज जरूर नोट कर लेंगे, इसके अंदर कोशिकांग जो होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, क्या चीज हो गई? न्यूक्लियस हो गया। इधर से आपका सेल वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गई, ये ऐसी चीजें जो है, या माइटोकॉन्ड्रिया बात कर ले अपन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये सब कोशिकांग है और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है। ध्यान रखना, ये सब चीजें यहाँ पर क्या होंगी? एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अंदर, वायरस के अंदर, वायरस के अंदर केवल कैप्सिड प्रेजेंट होगा, और कैप्सिड के साथ साथ उसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, जो या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। डीएनए या आरएनए में से एक चीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, दोनों में नहीं होंगी, केवल एक चीज प्रेजेंट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, एक दूसरी चीज का, अगर आप इनको कल्चर मीडियम पर, जैसे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बैक्टीरिया के प्लेट बनाते हैं और बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम पर ग्रो कर देते हैं ना, इस तरह से हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते, वायरस को ग्रो नहीं कर सकते, वायरस को उगाया नहीं जा सकता। वायरस के अंदर ग्रोथ करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, पहली बात तो ये, ठीक है ना। वायरस के अंदर ग्रोथ नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, तो वायरस को क्या नहीं किया जा सकता? वायरस को ग्रो नहीं कराया जा सकता, ग्रो नहीं कराया जा सकता, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसको जो पेट्री प्लेट है उसके ऊपर नहीं उगा सकते। आर्टिफिशियल मीडिया में, जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है हमारा, जिसके अंदर हम पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, वैसे हम वायरस को नहीं उगा सकते। वायरस को ग्रो करवाने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, हम उस वायरस का इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरिया के ऊपर, तभी हम वायरस को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कैन नॉट ग्रो ऑन मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम या कल्चर मीडियम, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ, क्या चीज? ग्रोथ, ग्रोथ और जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब जो डिवीजन होता है, ग्रोथ और डिवीजन, ये दो चीजें इसके अंदर एब्सेंट होती है। ग्रोथ और डिवीजन जो होता है यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर मेन चीज क्या पाई जाती है? इसके अंदर केवल रेप्लिकेशन, क्या चीज पाई जाती है भाई? रेप्लिकेशन वाली जो चीजें हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रेप्लिकेशन क्या होता है यहाँ पर? प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रोथ और डिवीजन क्या होता है यहाँ पर? एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी जो है इन्फेक्शियस नेचर होती है, इसलिए ये पैथोजेनिसिटी शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब मर सकते हैं? कब मर सकते हैं? तो ये जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर है कितना है? 56 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना। 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वायरस को 30 मिनट के लिए रखें तो ज्यादातर वायरस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। देखो, अभी हमने देखा था ना कोरोना वायरस में, लोगों ने कहा कि गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, सब वायरस मर जाएगा, लेकिन इतना टेम्परेचर हुआ ही नहीं। 50-56 डिग्री, 56 से 60 डिग्री अगर वायरस टेम्परेचर होता तो वायरस वैसे ही मर जाता आधे घंटे में, ठीक है ना। अभी टेम्परेचर कितना होता है? 30, 35, 40, 50। 50 तो बहुत कम होता है, ये तो 56 से 60 के बारे में बात की जा रही है। तो ये मत सोचिए आपको गर्मी पड़ रही है तो वायरस मर जाएगा, ठीक है ना। गर्मी पड़ रही है तो वायरस मरेगा, वायरस ऐसे नहीं मरेगा। वायरस को चाहिए मरने के लिए ज्यादातर कंपेटेबिलिटी टेम्परेचर 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि ठंडी चीजें मत खाओ भाई, चीजें खाओ गरम, गरम गरम चीजें आप खाते रहोगे, ठीक है, तो आप वायरस से बचे हुए रहोगे, ठीक। बात समझ में आए? तो ये क्या होता है? 56 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डेड हो सकता है, डीएक्टिवेट होता है। डेड भी नहीं होता, क्या होता है? केवल डीएक्टिवेट होता है। इसके अलावा अगर इसको हाई प्रेशर दिया जाए, क्या दिया जाए भाई? हाई
प्रेशर दिया जाए, ध्यान रखेंगे हम ये बात, क्या दिया जाए, हाई प्रेशर, उच्च दाब के ऊपर अगर इसको रखा जाए तब भी ये क्या होता है, डेड हो जाता है, मर सकता है। हाई प्रेशर पर अगर हम इसको रखेंगे वायरस को तो ये क्या हो जाएगा, मर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो साउंड जो होता है, हाई साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उस पर भी उस पर भी ये क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वायरस क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, याद है ना जब लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने क्या कहा था, थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ, घंटे बजाओ, कुछ भी जो भी आपके घर में, कटोरी बजाओ, कुछ भी बजाओ, अगर उसको हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो ये वायरस क्या होगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। ठीक है, वायरस को डीएक्टिवेट करने का तरीका, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। ठीक है, दूसरी चीज हाई प्रेशर, और तीसरी चीज क्या है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर और हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, ये वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मार नहीं सकते, वायरस को क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से जो है वायरस को निष्क्रिय किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी किरणें जो होती है उससे भी जो वायरस होता है वो ये जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा पायरिडीन, पायरिडीन जो नामक दवा होती है इसके द्वारा भी इसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो यूरिया है, अब ये मत कहना कि यूरिया खाने लग जाते हैं वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है, यूरिया का जो घोल होता है वो भी वायरस को डीएक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये भी वायरस को डिटेक्ट कर सकती है, निष्क्रिय कर सकती है। ठीक है, अब ये जो हम कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि आपको कहा जा रहा है कि सैनिटाइज करिए बार बार से अपने हाथों को, एल्कोहल युक्त जो बेस है उसके अंदर आप इसको सैनिटाइज करिए। ऐसा क्यों कहा जाता है आपको कि एल्कोहल बेस सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल करें, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो पदार्थ है जिनके अंदर इसको सेपरेट किया जा सकता है, किसके अंदर, एल्कोहल, एक तो एल्कोहल है, ठीक है, और दूसरा है एसीटोन, एल्कोहल और जो है दूसरा क्या है, एसीटोन। ये दो ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर हम वायरस का क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेशन कर सकते हैं, प्रिसिपिटेशन कर सकते हैं। और जब इसको वापस से वाटर के अंदर डाला जाएगा, इस प्रिसिपिटेशन को वाटर के अंदर डाला जाएगा तो ये वहां पर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब देखो क्या किया, हमने क्या किया, एल्कोहल बेस सैनिटाइजर लिया और एल्कोहल बेस सैनिटाइजर से हमने हमारे हाथ को धो लिया। अब आप क्या करते हो, हाथ को धोकर निकल लेते हो, मतलब सैनिटाइजर से हाथ को धोया और निकल लिए। अभी आपने वायरस को क्या कर लिया, प्रेसिपिटेट तो कर लिया, हो सकता है आपके हाथ के ऊपर क्या लगा हुआ है, वायरस लगा हुआ है, और आपने उस वायरस को प्रेसिपिटेट तो कर लिया, किसमें होता है, क्योंकि वायरस एल्कोहल में प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन आपने उसको बहाया नहीं है, बहाया नहीं है। अब वापस से जब आप इससे दोबारा से सैनिटाइज करने के बाद में भी पानी के नीचे, नल के नीचे हाथ धोओगे तभी वो वायरस जो है आपके हाथ से छूटकर बाहर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम तो महान व्यक्ति हैं दुनिया में, क्योंकि हमको बताया ही गया है, ठीक है ना, सही जानकारी तो अभी तक किसी के पास है नहीं। ठीक है, अब जो किताबों में लिखा वो हम दे रहे हैं आपको, और जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उन्होंने आपसे आपको कोई दूसरी जानकारियां दी हुई है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं ये, कि एल्कोहल में क्या हो रहा है, वायरस का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। आपने क्या किया, एल्कोहल से सैनिटाइजर से हाथ धोए और निकल लिए, तो आपने क्या कर लिया, वायरस का प्रेसिपिटेशन कर लिया, यानी कि अगर आपके उंगलियों के ऊपर या हाथ के ऊपर कहीं पर वायरस चिपका हुआ है तो सैनिटाइजर से धोने पर वो वायरस प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ गया, किसके ऊपर, आपके हाथ से निकलकर उस एल्कोहल की लेयर के ऊपर आ गया। अब क्या करना है आपको, वो हाथ वाटर के अंदर रब करना है ताकि वो अल्कोहल के साथ में वापस पानी के साथ मिले और बह जाए। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के ये जो लेक्चर है यहाँ पर दिया जा रहा है। मैंने कहा था आपको कि मैं आपको उस हमारे जो कोरोना वायरस है उससे भी आपको जोड़ दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी कम है इस वायरस से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात कि 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है ना,
और इसके अलावा पायरिडीन, यूरिया, इनके द्वारा भी हम इसको निष्क्रिय कर सकते हैं। मार तो हम सकते ही नहीं इसको, ठीक है ना, मार तो हम सकते ही नहीं है, हम केवल इसको क्या कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्या करता है, अगर ये किसी सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इन्फेक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एंटीजेनिक। क्या बोलते हैं उसको हम, एंटीजेनिक। क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को ये शो करता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है उसे ये शो करता है। जब ये किसी जीव में या किसी कोशिका के अंदर जब ये इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अभी आप देख रहे होंगे। देखिए इसके ऊपर जो एंटीबायोटिक होती है, अभी क्या होता है, अभी आपको जब आप को अगर जुकाम हो गया या आपको बुखार हो गया तो जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको दिया जाएगा एंटीबायोटिक, नॉट एंटीवायरल, एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो ये जो वायरस होता है इसके ऊपर इस एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए भाई। आप कितनी ही एंटीबायोटिक खा लीजिए, अगर वायरल होगा, आपको वायरस होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आप ठीक नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक से जाएगा, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता एंटीबायोटिक का इसके ऊपर, ठीक है ना। एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खाते हो ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो समझ में आएगी होगी आपको बातें, ये बहुत सारी जो है हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। इसके अंदर देखा कि हमने कि सेल किस तरह की होती है, अभी तो हमने वास्तव में पूरी सेल के बारे में इसकी जानकारी नहीं ली, केवल जनरल जनरल कैरेक्टर के बारे में बात की है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तीन चीज़ें जो है एक्स्ट्रा बताई जो आपकी जनरल नॉलेज में नहीं होगी, हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है हमें, एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो है संरचना उसके बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नई चीज़ आपको यहाँ पर मिली होगी, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का सभी का देखने के लिए, और एग्जाम A to Z की तरफ से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इसको देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए और डबल धन्यवाद। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये मैं बोलता नहीं हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो है मेरे, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये लोगों तक पहुँचे। और क्योंकि जो ये कंटेंट होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, तो आप से मेरा अनुरोध है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले और हम भी आगे थोड़ा सा और कुछ करने के, नया करने की सोचें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।